दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न बना है इम्पॉर्टेंट डेज को लेकर, और ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर्स डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब दोस्तों समझिए, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो फिश की खेती करते हैं, जिसका मतलब मछली पालन का काम करते हैं, ऐसे किसान जो कि मछली पालन का काम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये जो दिवस है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 जुलाई को। तो 10 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से इसको याद कर लेना। यहाँ पर आपको एक इसका फोटो दिखा देते हैं जिसमें देखो लिखा है नेशनल फिश फार्मर्स डे, जो कि हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फिश बनी हुई है, इससे आप लंबे समय तक इसको याद भी रख पाएंगे। और हम जब भी कोई दिवस वाला क्वेश्चन होता है तो हम अपने पुराने जो दिवस के क्वेश्चन है उसका रिवीजन भी करते हैं, और ये रिवीजन हम लोग करने वाले हैं पिछले यानी कि जुलाई महीने से। तो जुलाई महीने का ये जो पीडीएफ है इसको भी आप देख लो कि अगर आप ये कंप्लीट पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें कि टॉपिक वाइज पूरे करंट अफेयर्स को करवाया जाता है, विश्वास मानिए ऐसा शानदार पीडीएफ जिसमें कि कम समय में टॉपिक वाइज आप करंट अफेयर्स को रिविज़न कर पाएँ, बहुत कम अवेलेबल होते हैं। इवन कोई भी नहीं ऐसी पीडीएफ बनाता है। तो इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। हम चलते हैं सीधे इम्पॉर्टेंट डेज़ के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेज़ में हमको रिवीजन करना है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है, और इस वर्ष की इसका जो थीम है वो है कमिट टू क्विट। इसके बाद में आता है गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसको 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है विश्व दुग्ध दिवस, जिसको वर्ल्ड मिल्क डे बोलते हैं। ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है, और इस बार का इस दिवस का जो थीम है वो है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद में वर्ल्ड बाइसिकल डे, ये हर साल 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये कब मनाया जाता है, हर साल 5 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष के लिए इस दिवस का थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये यूनेस्को ने दिया है। और दूसरा जो इसका थीम है वो है री इमेजिन रिक्रिएट रीस्टोर, ये यूएनईपी के द्वारा घोषित किया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर घोषित किया है, आंसर हो जाएगा 2022 को घोषित किया है। फिर आ जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हर साल 7 जून को मनाया जाता है, और इस बार का थीम दोस्तों, थीम अगर आपने नहीं याद किया याद कर लो। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अभी लेटेस्ट में जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी यूपी ट्रिपल एससी का पीटी एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी में जो थीम वाले दिवस होते हैं वो ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं। तो वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो हो जाएगा सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है वर्ल्ड ओशियन डे, ये मनाया जाता है 8 जून को, और इसका थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। अब दोस्तों जब आप मेरा कंप्लीट पीडीएफ परचेस करोगे तो उसमें आप समझिए कि आप कितनी जल्दी रिवीजन कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल रही हैं, आपको कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बने हुए नोट्स हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है वो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये 13 जून को मनाया जाता है, इसका थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को मनाया जाता है, इसका थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ग्लोबल विंड डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इसके बाद में आ जाता है एशियन डेंगू डे, ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है, और इसका थीम है एशियन यूनाइट अगेंस्ट डेंगू एमिस्ट द पैंडेमिक। इसके बाद में आ जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, हर साल 15 जून को मनाया जाता है, इसका थीम हो जाएगा एक्सेस टू द जस्टिस। बाकी जो बचे हुए जो दिवस बचे हैं, जब दोबारा कभी दिवस का क्वेश्चन आएगा तो उसको भी रिवीजन करवाता रहूँगा। दोस्तों दिवस के क्वेश्चन को इतना ज़्यादा रिवीजन करवा दूँगा कि आप भूलोगे ही नहीं। इसके बाद में वापस से हम अपने ओरिजिनल वीडियो पर आ जाते हैं, जिसमें कि हिमालय में 18 पर्वत दर्रों को कवर करते हुए दुनिया का पहला अकेले ही मोटरसाइकिल अभियान पूरा करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है।
तो पहले तो ये समझो ये एक सोलो राइड थी। कैसी थी? सोलो राइड। सोलो का मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति अकेले कोई काम करता है तो उसको सोलो बोला जाता है। जैसे सोलो डांसर, एक होता है कपल डांस, एक होता है सोलो डांस। कपल का मतलब हुआ कि दो लोग हो गए, सोलो का मतलब हुआ अकेले जब कोई काम करता है तो उसको सोलो बोला जाता है। तो ये जो व्यक्ति हैं ये पहली बात तो अकेले निकले थे, जिन्होंने 18 हिमालय के 18 दर्रों को पार कर लिया। साथ ही साथ में ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति बने हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंचन कंचन उगुर सैंडी। उगुर सैंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंचन उगुर सैंडी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और आपको समझनी है कि ये जो व्यक्ति हैं, नाम से ही पता चल रहा हुआ ये एक महिला हैं। तो जब ये फीमेल हो गई तो क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो गया और पहली ऐसी करने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। ये बहुत ही मतलब बाइक से ही इन्होंने ये कारनामा किया है। 18 हिमालय के दर्रों को चलते हुए उन्होंने इस मिशन को पूरा किया है। तो जब इन्होंने इस पूरे मिशन को पूरा किया है तो इन्होंने 3187 किलोमीटर की दूरी तय करी है। इन्होंने नई दिल्ली से मनाली, लेह, उलमिंगा, दिल्ली और ये सब करते हुए 25 दिनों में इन्होंने इस पूरी जर्नी को ऐसा कारनामा किया है। इसके बाद में दोस्तों करंट अफेयर्स का अगला हमारा प्रश्न बना है कि कौन सा देश वर्ष 2020 में भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश बना है। यानी कि भारत में जो कच्चा तेल मंगाया जाता है उस मामले में चौथा, देखो क्रूड ऑयल के मामले में चौथा यानी कि फोर्थ कंट्री जिसकी रैंक आती है वो कौन सा देश हाल ही में बना है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका जो है ये चौथा देश बना है भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने के मामले में। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ना सिर्फ कच्चे तेल के मामले में बल्कि नेचुरल गैस सप्लाई करने के मामले में भी ये हमारा चौथा देश बना है। कौन सा? चौथा देश बना है। साथ ही साथ में ये जो डेटा है जिसको हाल ही में पब्लिश किया गया है, इस रिपोर्ट का नाम है स्टैटिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2021। इस रिपोर्ट में इसका जो 70वां संस्करण हाल ही में रिलीज़ किया गया है उसमें ये सब चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। सो गाइस आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट देख रहे हैं जिसमें कि टॉप 4 सप्लायर्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पहले स्थान पर आता है इराक देश। दूसरे स्थान पर इंडिया को जो क्रूड ऑयल सप्लाई मिलती है उसमें से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल हमें इराक देश से मिलता है। उसके बाद में आता है सऊदी अरेबिया और तीसरे स्थान पर आता है यूनाइटेड अरब इमीरेट्स और चौथे स्थान पर पहुंच गया है अमेरिका। अमेरिका से हमें चौथे स्थान पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्राप्त होता है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, इसको इंग्लिश में देख लेंगे, स्क्रिप्स नेशनल बी स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट की विजेता कौन बनी है? तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। होता क्या है कि एक स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट होता है जिसमें डिफ़िकल्ट इंग्लिश के वर्ड दिए जाते हैं और उसको क्या होता है कि जो कंटेस्टेंट होते हैं उसको वो वर्ड जो है वो बताने पड़ते हैं, उसका मीनिंग क्या है, हो सकता है उसकी स्पेलिंग पूछ ली जाए। तो ये सारी चीज़ों का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें कि एक कह सकते हो लड़की है, फीमेल है, जिसका नाम है ज़ाइला एवेंट ग्रेड। इन्होंने इस स्पेलिंग बी कंपटीशन को जीत लिया है। और दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों इसका मैं फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये है ज़ाइला जिन्होंने हाल ही में इसको जीता है। इनका नाम है ज़ाइला जिन्होंने हाल ही में स्पेलिंग बी कंपटीशन को जीता है। दोस्तों यहाँ पर आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। जीतने के समय बात ही कुछ और होती है, यहाँ पर सेलिब्रेट करती हुई यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। और ख़ास बात ये है कि ये एक अफ्रीकन अमेरिकी हैं और अगर आप ट्विटर पर इनको सर्च करेंगे तो बराक ओबामा ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। खास बात दोस्तों ये है, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे अगर आप इनका नाम सर्च करेंगे। दोस्तों आज ही मैं आपसे बोलूँगा कि इनके बारे में एक बार सर्च आप ज़रूर करना। जब इस लड़की के बारे में आप सर्च करोगे तो आप ये जानकर दोस्तों शॉक्ड हो जाओगे कि ये
3 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड पहले से ही जीत चुकी है। 3 बार की ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है और इसके मैं एक दो वीडियोस आपको दिखाना चाहूँगा। आप शॉक्ड हो जाओगे जिस तरीके से ये बास्केटबॉल खेलती है, जिस तरीके से ये कह सकते हो बॉल के साथ में प्ले करती है, जिसमें कि इसने पहले से ही गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना रखा है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 2 वीडियो हैं। पहला वीडियो ये आपको दिख रहा है, दूसरा वीडियो ये आपको दिख रहा है बास्केटबॉल वाला। तो मैं आपको पहले ये बास्केटबॉल वाला वीडियो दिखाता हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये है वो प्लेयर। ये देखिए किस तरीके से देखो ये बास्केटबॉल को कर दिया है। इसके बाद में फिर से आप देख सकते हो, देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये दूसरी बार बॉल को पहुँचा दिया, तीसरी बार पहुँचा दिया है। उनकी एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं आप देख रहे हो कि कोई भी उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। मतलब इसके साथ ही साथ में स्पेलिंग भी कॉम्पिटिशन भी जीत लिया है। तो आप देख सकते हो कि ये देखिए किस तरीके से बॉल को लेकर आगे जाएगी। यहाँ पर ये वाला नहीं, ये आप देख सकते हो ये किस तरीके से बॉल को पास किया है और यानी कि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, बॉल से बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाने जाता हूँ, दूसरा वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप दोनों चीज़ों से ही समझ जाएंगे। जैसा कि ये देखिए ज़ाइला अवेंता ग्रे, ठीक है, आप देख सकते हैं गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के साथ में आपको इसका फोटो भी दिख रहा होगा। अब इसमें देखो ये देखिए 4 बॉल्स को लेकर इस तरीके से ये जो कर रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ में, दिस इज़ नॉट अ वेरी कह सकते हो इजी थिंग, बहुत ही कठिन होता है ये सब करना। इसके बाद में आप फिर से देखेंगे ये देखिए कम से कम ये 3 2 5 बॉल्स आपको दिख रही हैं। आप इसके बारे में गूगल पर सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। 5 बॉल के साथ में आप देखो किस तरीके से प्ले कर रही थी। ये देखिए 3 बॉल्स के साथ में किस तरीके से प्ले कर रही है। ये देखिए आंख पर पट्टी बांध के 4 बॉल्स के साथ में प्ले कर रही है। तो यानी कि इनको 3 बार इसी वजह से जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है इसमें उसका नाम भी हो चुका है। ये सब दोस्तों मोटिवेशन के लिए होते हैं। ये सब चीज़ें आप देखोगे तो आपको मोटिवेशन फील होगा अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस DPE अब किस मंत्रालय के अंतर्गत में काम करेगा। तो हाल ही में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है इसको अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में कर दिया गया है। इसको बेहतर ढंग से काम करने के लिए अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं लिखा है गेट्स अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में एडिशन इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। यहाँ पर आप इसका साफ साफ देख सकते हैं। इससे पहले ये जो मंत्रालय था ये किसके अंतर्गत आता था, तो इससे पहले ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंतर्गत में ये मंत्रालय काम करता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं कि हाल ही में रिलीज़ करी गई एक फेमस पुस्तक जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया द प्यून दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जयराम नरेश। हम लोगों ने कल भी ये वाला क्वेश्चन किया था। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जयराम नरेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर बुक्स के बारे में बात हो रही है तो 4 किताबें हैं जिसको मैं रिवीजन और करवाना चाहूँगा। कि जैसे एक पुस्तक थी जिसका नाम था नेम्स ऑफ वीमेन, अभी ये रिसेंट में एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी है, इसको जीत थाइल ने लिखा है। इसके बाद में आ जाता है इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इस पुस्तक को लिखा है नमित अरोरा ने। इसके बाद में आ जाता है कि एस्केप्ड द ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन, इसको लिखा है दानिश खान और रूही खान के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद द साइलेंस, इसको लिखा है समीर सोनी ने। अब दोस्तों पुस्तक से लिखा रिलेटेड ही एक पुराना क्वेश्चन है जिसको रिवीजन करवा दे रहा हूँ क्योंकि पुस्तक का नाम चला है कि 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार, 15th शेख जायद बुक पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद पुरस्कार दिया गया है। इनकी एक नॉवेल थी जिसका नाम है द अरेबियन ओरेशन, उसके लिए इनको ये दिया गया है, ताहिरा कुतुबुद्दीन को उनको ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने ओरिजिनल वीडियो पर। क्वेश्चन बनेगा कि सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद को अभी गठित किया है।
इस परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यानी कि हाल ही में सीमेंट उद्योग में क्या अच्छा हो सकता है, कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर ये जो काउंसिल बनाई गई है, 25 लोगों की एक कह सकते हो समिति बनाई गई है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं पुनीत डालमिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनीत डालमिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हाल ही में 25 मेंबर की एक सीमेंट इंडस्ट्री को लेकर एक टीम बनाई गई है, जिसमें कि पुनीत डालमिया को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं मैरी टाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ऐसा सेंटर होगा। तो ऑलरेडी दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चूँकि भारत में पहली बार इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसको गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में इस्टेब्लिश किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, समुद्री मध्यस्थता केंद्र। इसका मतलब है समुद्र से रिलेटेड कोई भी विवाद होने की स्थिति में इस सेंटर में जाकर इसका निपटारा किया जा सकता है। तो समुद्र से संबंधित हो गया, आपका ये शिप से संबंधित हो गया, जितने भी मैटर होंगे उसको यहाँ पर सुलझाया जा सकता है। साथ ही साथ में इसमें और भी डिटेल में चीज़ें दे रखी है। जब आप हमारा पीडीएफ परचेज करेंगे तो उसमें से आप ये सारे पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन वाले पॉइंट्स से भी एग्जाम में अलग से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने रक्षा पेंशन की एक नई ऑटोमेटिक प्रणाली विकसित करी है। इस नई प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्पर्श। इसका मतलब समझो कि रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने जो पुराने जो वो कर्मचारी होते हैं उनको पेंशन देने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, जो कि ऑटोमेटिकली ऐसे व्यक्तियों को जिनको पेंशन नहीं मिला है उनको चिन्हित करेगी, उनको खोजेगी और उनको कितनी पेंशन दी जाती है, कितनी उनकी रैंक रही है, ये सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली कह सकते हो कि मेज़र करने के बाद में फाइनली उसको पेंशन जो है प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस है जिस सिस्टम के तहत किया जाएगा उसका नाम रखा गया है स्पर्श। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पर्श इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेंशन देने के लिए स्पर्श नाम से इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। फोटो से आप लंबे समय तक याद रखोगे। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। वेब बेस्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ऑटोमेटिकली पेंशन प्रदान कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला चल यानी कि मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम स्थापित किया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक ऐसा एक्वेरियम बनाया है जिसको कि चल यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव भी कराया जा सकता है, यानी कि चाहे तो उसको लखनऊ ले आओ, चाहे दिल्ली ले आओ, जहाँ भी चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। इस एक्वेरियम का नाम है एक्वेटिक किंगडम। तो ये कहाँ पर स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप फोटो भी दिखाऊंगा, पहले आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है इंडियन रेलवेज फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। ठीक है, ओपन्स एट बेंगलुरु स्टेशन। बेंगलुरु स्टेशन पर इसको ओपन किया गया है। आप देख सकते हैं बेंगलुरु जंक्शन पर इसको ओपन किया गया है। आप इसका एक फोटो भी देख सकते हैं, इस तरीके से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक्वेरियम है जिसमें कि आप अंदर जा सकते हैं, ये मूव भी कर सकता है। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का माहौल दिखेगा। ये आप देख सकते हो एक्वेटिक किंगडम इसका नाम रखा गया है और इस तरीके से इसका पूरा थीम है, जो कि आप देख सकते हो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर इसको विकसित किया गया है। दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।